हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे सिंहासन 32वीं की 28वीं कहानी। दोस्तों, इसी कड़ी में लेकर आज हाजिर हैं सिंहासन 32वीं की 29वीं पुतली मानवती की कहानी। चलिए सुनते हैं मानवती राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कौन सी कथा सुनाती है, उनकी दानवीरता की। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं कथा की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मौर्य हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर सिंहासन 32वीं की। आज 29वीं कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो चलिए कथा सुनते हैं। राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर रात में घूमा करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते नदी के किनारे पहुँच गए। चांदनी रात में नदी का जल चमकता हुआ बड़ा ही प्यारा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। विक्रम चुपचाप नदी तट पर खड़े थे। तभी उनके कानों में बचाओ बचाओ की तेज आवाज़ पड़ी। वे आवाज़ की दिशा में दौड़े तो उन्हें नदी की वेगवती धारा से जूझते हुए दो आदमी दिखाई पड़े। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि एक युवक और एक युवती तैरकर किनारे आने की चेष्टा में हैं, मगर नदी की धाराएं उन्हें बहाकर ले जा रही हैं। विक्रम ने बड़ी फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे लाए। युवती के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। वह अत्यंत रूपासी थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसे पास पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वालों को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। नदी के बीच में भंवर को देख नहीं सके और उनकी नौका भंवर में जा फंसी। भंवर से निकलने से कि उस लोगों ने लाख कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। उनके परिवार के सारे सदस्य उस भंवर में समा गए, लेकिन वे दोनों किसी तरह तक यहाँ तैरकर आने में कामयाब हो गए। राजा ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि वे दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें सकुशल अपने देश भेज दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने को कहा और अपने महल की ओर चल पड़े। राजमहल के नज़दीक जब वो पहुँचे तो विक्रमादित्य को प्रहरियों ने पहचान कर प्रणाम किया। युवक युवती को तब जाकर मालूम हुआ कि उन्हें अपने प्राणों की परवाह किए बिना बचाने वाला आदमी वह स्वयं महाराजा धीराज थे। तब तो वे और कृतज्ञधारी हो गए। नज़रों से महाराज को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकर चाकरों को बुलाया तथा सारी सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करने को कहा। अब दोनों का मन महाराज के प्रति और अधिक आदर भाव से भर गया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफ़ी चिंतित रहता था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था किसी राजा से उसकी शादी हो, मगर आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे और वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। जब संयोग से राजा विक्रमादित्य से उसकी भेंट हो गई तो उसने सोचा कि क्यों न विक्रम को ही उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। यह विचार आते ही उसने अपनी बहन को ठीक से तैयार होने को कहा और साथ लेकर राजमहल उनसे मिलने चल पड़ा। उसकी बहन जब सजकर निकले तो उसका रूप देखने लायक था। उसके रूप पर देवता भी मोहित हो जाते। मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं थी। जब वह राजमहल आया तो राजा विक्रमादित्य ने उससे उसका हाल चाल पूछा तथा कहा कि उसके जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। उसने कहा राजा की कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने उसे उपकार उस पर किए हैं उसे आजीवन वह नहीं भूलेगा। उसके बाद उसने
विक्रम से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करने को कहा। राजा ने मुस्कुराकर अपनी अनुमति दे दी। राजा को प्रसन्न देखकर उसने सोचा कि वे अपनी बहन पर मोहित हो गए हैं। उसका हौसला बढ़ गया। उसने कहा कि वह अपनी बहन को उनको उपहार देना चाहता है। विक्रम ने कहा कि उसका उपहार उन्हें स्वीकार है। अब उसको पूरा विश्वास हो गया कि विक्रम उसकी बहन को रानी बना लेंगे। तभी राजा ने कहा कि आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी तथा उसका विवाह वह कोई योग्य वर ढूंढकर पूर्ण धूमधाम से करेगा। वह विक्रम का मुंह ताकता रह गया। उसने सपने भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की सुंदरता को अनदेखा कर विक्रमादित्य उसे बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। क्या कोई ऐश्वर्यशाली राजा विषय वासना से इतना ऊपर रह सकता है? थोड़ी देर बाद राजा ने संयन होकर उसकी उदयगिरी का राजकुमार उदयगन उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित है तथा उससे विवाह की इच्छा भी व्यक्त कर चुका है। राजा ने एक पंडित को बुलाया तथा बहुत सा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी विवाह के साथ राज्य विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। पंडित उसी शाम लौट गया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पूछने पर उसने बताया कि राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर सारा धन लूट लिया। राजकुमार सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद भी डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए। इस पर उन्होंने पंडित को कुछ और रोहियों के साथ धन लेकर भेजा। उसी रात विक्रमादित्य भेष बदलकर उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे उस निर्जन स्थान पर पहुँचे जहाँ पंडित को लूट लिया गया था। एक तरफ उन्हें 4 आदमी बैठे दिख पड़े। राजा समझ गए कि वे लुटेरे हैं। विक्रम को कोई गुप्तचर समझा। राजा ने उससे भयभीत नहीं होने को कहा और अपने आप को भी उनकी तरह एक चोर ही बताया। इस पर उन्होंने कहा कि चोर नहीं बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसले पर विचार विमर्श के लिए एकांत की खोज में यहाँ पहुँचे हैं। राजा ने उनसे बहाना न बनाने के लिए कहा और उन्हें अपने दल में शामिल कर लेने को कहा। तब चोरों ने खुलासा किया कि उन चारों ने 4 अलग अलग खूबियाँ हैं। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता था, दूसरा परिंदे जानवरों की जबान समझता था, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता था तथा चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर भी उठ तक नहीं करता था। विक्रम ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कभी भी छिपाया धन देख सकता हूँ। जब उन्होंने यह विशेषता सुनी तो विक्रम को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजाने का कुछ माल छिपा था। वे चोरों को लेकर वहां आए तो चारों चोर बड़े ही खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी सारा माल झोले में डाला और बाहर निकले। चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब राजा के दरबार में बंदी बनाकर उन्हें पेश किया गया तो वे डर से पत्ते की तरह कांपने लगी। उन्होंने अपने 5वें साथी को सिंहासन पर आरूढ़ देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। उन्हें अभयदान देकर उन्होंने उनसे अपराध न करने का वचन लिया और अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने का आदेश दिया। चारों ने मन ही मन अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली और भले आदमियों की तरह जीवन यापन का फैसला कर राजा ने उन्हें सेना में बहाल कर लिया। उदयन ने भी राजा विक्रमादित्य की मुँह वाली बहन से भी शादी का प्रस्ताव प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में विक्रमादित्य ने
उसी धूमधाम से उसकी शादी उदयन के साथ कर दी जिस तरह किसी राजकुमारी की होती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि 29वीं पुतली मानवती राजा भोज की दान वीरता और उनकी यश की गाथा सुना रहे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप हमारी कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। जय श्री राधे राधे।